नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे इनर्शिया एंड मास के बारे में और दूसरा जो टॉपिक करेंगे वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो इनर्शिया एंड मास क्या है पहले हम वो जान लेते हैं। इससे पहले हम जो फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अपनी स्टेट को वो चेंज नहीं करना चाहता। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑफर करे रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट। अब स्टेट क्या चीज़ है यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ी थी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट के ऊपर है, एक जगह पड़ा हुआ है, तो वो मोशन में नहीं जाना चाहता, या फिर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहता, वो यूनिफॉर्मली मोशन में ही रहना चाहता है। तो ये चीज़ हम बात कर रहे हैं स्टेट के बारे में। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, एक तरह का विरोध पैदा करता है, रेजिस्टेंस देता है किसको, अपनी चेंज ऑफ स्टेट को, कि वो रेस्ट से मोशन में नहीं जाएगा। अगर मोशन में जाने की कोशिश, आप उसको ले जाने की कोशिश करेंगे तो उसको वो रेजिस्टेंस देगा, यानी कि उसका वो प्रतिरोध करेगा, विरोध करेगा। और इसी तरह से मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आएगा। तो आप क्या है इसको कैसे कर सकते हैं, यानी कि रेस्ट वाली चीज़ को मोशन में कैसे कर सकते हैं, अगर बाहर से अप्लाइड आप फोर्स करें, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करें तभी आप स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इनर्शिया क्या है, यही रेजिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफर रेजिस्टेंस टू चेंज स्टेट। ये क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है। अब ये जो इनर्शिया है, जैसे कि हमने बात की, इनर्शिया तो हमने डिस्कस कर लिया, मास पे कैसे डिपेंड होता है। अब ये जो मास और इनर्शिया है ये इंटर रिलेटेड है। वो कैसे हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका इनर्शिया जो होता है लार्ज होता है, यानी कि वो लार्ज रेजिस्टेंस देते हैं अपने चेंज को। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मान लीजिए एक ट्रक है, एक कार है और एक बाइक है, तीन चीज़ें हैं आपके पास और बंद खड़ी हैं। ये आप इनको जो है मूव करते हैं, अकेले आप क्या करते हैं, बाइक को ले जाते हैं तो बाइक मोशन में आ जाती है। कार को भी आप अकेले जो है थोड़ा सा मूव करवा सकते हैं थोड़ी गति पर। लेकिन अगर हम कहें कि ट्रक को आपको अकेले मूव करवाना है तो क्या आप उसको मूव करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। क्यों, क्योंकि ट्रक का मास सबसे ज़्यादा है, फिर कार का मास है और फिर बाइक का है। यानी कि जितना हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उतना वो रेजिस्टेंस देगा अपनी स्टेट को चेंज होने में। अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन को वो रेजिस्टेंस देगा। जितना हैवियर मास, हैवियर ऑब्जेक्ट या फिर हैवियर मास कह लीजिए, ऑफर करता है लार्ज इनर्शिया, और जिनका मास कम होता चला जाता है वो उनका इनर्शिया भी जो है, वो जो रेजिस्टेंस है वो भी कम होता चला जाता है। तो इनर्शिया और मास को इस तरह से आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब देखिए फर्स्ट लॉ ने क्या हमें बताया था। फर्स्ट लॉ ने बताया था कि अगर हम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट पे है, कोई आप फोर्स लगा दे अनबैलेंस, तभी तो ये मोशन में आएगा। तो पहले क्या था, ये रेस्ट में था और रेस्ट के बाद जो है ये मोशन में आ जाएगा अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यही उन्होंने बताया था। या कहें कि इसकी जो मोशन में है तो वेलोसिटी चेंज इसकी कर देंगे, यानी कि एक्सेलरेशन में आ जाएगा। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है कि जो फोर्स के थ्रू जो है हम एक्सेलरेशन को बता रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है, अब हम जो है सेकंड लॉ के अंदर यही बात करेंगे कि जो एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट की वो फोर्स पे कैसे डिपेंड करती है, यानी कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट की उस पर किस तरह से डिपेंड करेगी। अब देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन जो है हमने डेली लाइफ में ली थी, एवरी डे जो हमारी लाइफ है के अंदर हम लेते थे कि मान लीजिए एक बॉल है, एक टेनिस की बॉल है, एक टेनिस की बॉल है और एक जो है क्रिकेट की लेदर की बॉल है। तो दोनों, एक टेनिस की बॉल है, एक क्रिकेट की जो लेदर की बॉल होती है हैवी है। तो अगर हम टेनिस की बॉल की बात करें, जब आप जो है इसको कैच करें तो इतना ये आपको हर्ट नहीं करती, लेकिन जब आप फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को अगर कैच करते हैं तो वो आपको हर्ट कर सकती है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की ट्रक और कार की, अब जो ट्रक है अगर वो रेस्ट पे है, खड़ा हुआ है, तो उसकी तरफ आप इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी मूवमेंट में हो तो वो जो है आपको काफ़ी चोट पहुंचा सकता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे ट्रक है इसका मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है जो हमने डिस्कस किया। इसी तरह से एक गन की बात कर लेते हैं और गन के अंदर बुलेट की बात कर लेते हैं।
बुलेट का मास क्या होता है, काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी वो जो है एक आदमी को बहुत ज़्यादा इंजरी पहुंचा सकती है, इवन किल भी कर सकती है। अब इन दोनों के अंदर देखिए, ट्रक का मास ज़्यादा है, ये भी आदमी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ट्रक टक्कर मार दे कम स्पीड पर, वेलोसिटी कम हो, मास ज़्यादा है, कम स्पीड है, मास ज़्यादा है, ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पे बुलेट, इसका मास जो है काफ़ी कम है, लेकिन वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी जो है बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को देखें तो मास है और जो वेलोसिटी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। और ये अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो ये टर्म आती है हमारे पास लीनियर मोमेंटम की। अब देखिए, कोई भी इम्पैक्ट है वो प्रोड्यूस होता है, जो ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है वो उसकी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि ट्रक का मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम भी है, तब भी वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। बुलेट का मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तब भी वो इम्पैक्ट करेगी, ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो इम्पैक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है इम्पैक्ट, यानी कि किसी चीज़ पे वो फोर्स लगा रहा है या किसी चीज़ पे हम उसको फेंक रहे हैं, तो उसके मास और वेलोसिटी पे वो डिपेंड करता है। और इसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। और ये जो मोमेंटम होता है इसको हम बोलते हैं मास इंटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट होता है। तो ये जो चीज़ है आपकी समझ आ गई होगी इन एग्जाम्पल से कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है मोमेंटम। अब जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, इसको डिनोट करते हैं P से, मास को M से और वेलोसिटी को V से। और अगर हम इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन की बात करें, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो है ही, मात्रा तो होगी ही, और डायरेक्शन भी है। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? मास तो क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, वो तो सेम ही रहेगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर है। वेलोसिटी की तो डायरेक्शन होती है। तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो वेलोसिटी की होगी। तो इसकी डायरेक्शन पे ये डिपेंड करेगा, सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, जो इसकी डायरेक्शन होगी लीनियर मोमेंटम की। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो हमारी क्या रहेगी? केजी मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, मास की क्या यूनिट होती है? केजी। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड जो है इसकी एसआई यूनिट रहती है। तो इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं एसआई यूनिट भी। और अगर हम इसके अंदर बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं कि फोर्स इनटू जो टाइम है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इस टर्म को समझते हैं। आज हम सिर्फ थ्योरी समझ रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो फोर्स इनटू टाइम का क्या मतलब है? मान लीजिए एक कार है और वो उसकी बैटरी जो है डेड हो चुकी है। अब आप जो है इसको फोर्स लगाते हैं, आप इसको धकेलते हैं और ये कार मूव करती है, आप इसको धकेलते जाते हैं, ये मूव करती जाती है और एकदम से जो अंदर बैठा ड्राइवर है वो उसको स्टार्ट कर देता है, ये स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या हो, 2 या 3 पर्सन हो और वो एकदम से कार को, एक कार है, 2 या 3 पर्सन हैं, और एकदम से वो कार को सिर्फ एक पुश दें, एक जोर से पुश दे दें हल्का सा, या कहें कि एकदम से जितनी फोर्स है एकदम से लगा दें, और जब आप इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हार्डली स्टार्ट होती है। कोई चांस हो सकता है कि स्टार्ट हो, लेकिन हार्डली होगी। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आप अकेले थे और आपने फोर्स लगाते रहे और कार जो है मूव करती रही, आप फोर्स लगाते रहे, यानी कि वो एक्सेलरेशन में आ गई और फिर वो स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे जो है आपने एकदम से पुश लगाया और तभी छोड़ दिया, इसी पॉइंट पे छोड़ दिया, तो हार्डली ये स्टार्ट होती है। इसका मतलब फोर्स और जितने टाइम के लिए आपने ये फोर्स लगाई है, दोनों जो है ज़रूरी है कार के स्टार्ट होने के लिए। एकदम से पुश में ये बहुत हार्डली स्टार्ट होगी, बहुत मुश्किल से स्टार्ट होगी, लेकिन अगर आप फोर्स और कितने टाइम के लिए लगाते रहेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो फोर्स और अगर टाइम का मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये जो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अभी हम इसको, जो रेट ऑफ चेंज जो होता है, जो चेंज इन मोमेंटम है, या कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो वो होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। यानी कि अगर हम चेंज जो है मोमेंटम का, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, डिवाइड बाय टी कर दें, अप्लाइड फोर्स के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये जो टी है इसके नीचे आ जाए और यहाँ पे हम लिख दें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय जो टाइम है, तो वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। या फिर फोर्स इनटू जो टाइम है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। यानी कि कितना जो इसके मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी, वही जो बात है, कितना चेंज आया, फोर्स हमने कितने टाइम तक लगाई, तो ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ से भी आप ये समझ सकते हैं।
तो ये था हमारा इनर्शिया, मास और सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थ्योरेटिकली उसका ओवरव्यू। नेक्स्ट टाइम हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। थैंक यू।